गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसबी लाइट पब्लिक स्कूल छतरपुर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में पिछले क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे और न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लास क्लियर हो गया था। अब हम लोग आगे रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रेस्पिरेशन के बारे में इसमें दो एक्टिविटी दिखाए गए हैं, 6.4 और 6.5। फर्स्ट एक्टिविटी 6.4 में हम लोग आते हैं। 6.4 में इसमें दिखाया गया है दो ट्यूब लेकर के, दोनों टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लिया गया और लाइम वाटर में पर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में पिचकारी या सिरिंज का हेल्प लेकर के उसमें एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर डाला गया है और सेकंड टेस्ट ट्यूब बी में इसमें मुंह के द्वारा हवा भरी जा रही है, यानी एयर डाला जा रहा है। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में ये देखना है कि किसमें टेस्ट ट्यूब का कलर, यानी टेस्ट ट्यूब में जो लाइम वाटर है उसका कलर चेंज होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब नंबर बी में जो कि माउथ से एयर डाला जा रहा है उसका कलर मिल्की में चेंज हो जाएगा। तो उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जो हम लोग फ्रेश एयर डाल रहे हैं, तो फ्रेश एयर में क्या होता है कि CO2 का परसेंटेज बहुत कम होता है, जबकि सेकेंड जो है बी में इसमें क्या होता है कि इसमें मुंह के द्वारा जो डाला जाता है एयर, उसमें CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से वो लाइम वाटर यानी CaOH का Hol2 जिससे रिएक्शन करके वो लाइम वाटर CaOH का Hol2 जो कि लाइम वाटर है और वो रिएक्शन करके मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। तो इसमें CO2 प्रेजेंट होता है, वो दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट दूसरा एक्टिविटी नंबर 6.5 में दिखाया गया है कि कुछ फ्रूट जूस ले करके और उसको उसमें कुछ ईस्ट डालने से उसका फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन होने के कारण उसमें CO2 रिलीज होता है और CO2 रिलीज होने के कारण उसको अगर हम लोग वापस लाइम वाटर में से निकालते हैं तो वापस वो मिल्की वे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों 6.4 और 6.5 में ये दिखाया गया कि CO2 रिएक्ट करता है और CO2 प्रेजेंट है, तो ये CO2 का प्रेजेंट दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें आगे पढ़ने के लिए हम लोग एक चार्ट को देखते हैं और उस चार्ट से इसको अच्छे से समझेंगे। तो इसमें एक चार्ट दिखाया गया है। इस चार्ट में क्या है कि इसमें रेस्पिरेशन दिखाया है, कैसे रेस्पिरेशन होता है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि कोई भी लिविंग थिंग्स हो जिसको किसी भी तरह का एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है और वो एनर्जी उसको फूड से मिलता है। तो क्या फूड लेने से ही वो एनर्जी मिल जाती है? नहीं। फूड जो हम लोग लेते हैं वो फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, यानी कोई भी लिविंग थिंग्स, चाहे वो एनिमल्स हो या मैन, वो जब कोई भी फूड लेता है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेता है। उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपल फॉर्म में। और जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, लेकिन उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है और वो सिंपल फॉर्म जैसे ग्लूकोज है यहाँ पे। और ग्लूकोज जो है वो क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज फॉर्म में लेने पर भी हम लोग को एनर्जी नहीं मिलती है। एनर्जी लेने के लिए क्या करना पड़ता है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना पड़ता है और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने पर
हमें एनर्जी मिलती है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उस ब्रेकडाउन को ही हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ब्रेकडाउन ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, अलग अलग प्रोसेस से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना। तो फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ग्लूकोज का ये प्रोसेस होगा, ब्रेकडाउन होगा, वो 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जो कि साइटोप्लाज्म में ये आगे का प्रोसेस होगा, यानी इसके ब्रेकडाउन का प्रोसेस। यानी जो रिस्पिरेशन होता है वो कहाँ कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। और ये साइटोप्लाज्म क्या है कि सारे सेल में, बॉडी के जितने भी सेल हैं सारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। सभी सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म मिलता है। और साइटोप्लाज्म में ये 2 जगह पे होता है, फर्स्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होने के बाद पायरुवेट 3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और 3 मॉलिक्यूल्स के साथ साथ एनर्जी भी कुछ रिलीज होती है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, यानी ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में पायरुवेट में। यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो सबका सेम होता है, लेकिन ये अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप का तरीका सबका सेम है। यानी ग्लूकोज का पायरुवेट में जो चेंजिंग होता है इसको ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। यानी ये प्रोसेस को हम लोग, जो साइटोप्लाज्म में होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट, पायरुवेट का यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल का जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 3 अलग अलग प्रोसेस से हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोग आते हैं फर्स्ट प्रोसेस, जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ये जो दिया हुआ है प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये किस में होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है, सारे सेल में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से ये प्रोसेस होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का प्रेजेंट में ये रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन करके आगे चेंज होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसमें चेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज होने के बाद ये एनर्जी भी रिलीज करता है। तो ये फर्स्ट हो गया रिस्पिरेशन, यानी अगर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ चल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल में, सारे सेल में। और सेल में जा करके वो क्या करता है कि पायरुवेट 3 मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ता है, साथ में एनर्जी रिलीज करता है। और ये एनर्जी हम यूज़ करते हैं सारे लिविंग थिंग्स अलग अलग फॉर्म में, जैसे आपका ग्रोथ में, बॉडी मेंटेनेंस में, या जो लिविंग थिंग्स एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं जैसे रनिंग, ईटिंग, जो भी प्रोसेस हो, कोई भी काम हो। दूसरा होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कभी कभी क्या होता है कि इसमें एरोबिक और एनारोबिक होता है। एक एरोबिक यानी जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंट, और दूसरा होता है एनारोबिक यानी ऑक्सीजन का ऑब्सेंट। तो यहाँ पे हम इसको एनारोबिक तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की कमी। और ये कहाँ पे होता है, मसल सेल्स में। यानी कभी कभी क्या होता है कि जितनी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कभी कभी हम लोग को एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ता है, जैसे सपोज दैट हम लोग साइकिलिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं या फिर कोई ऐसा काम जिसमें हम लोग को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है। तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है तो उस काम को हम लोग करने के लिए क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ताकि वो ग्लूकोज को क्या करे, तोड़े, और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। लेकिन उतनी मात्रा में ऑक्सीजन हम लोग को मिल नहीं पाती है, जिस कारण से क्या होता है कि ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन। और लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण ये कहाँ पे होता है, मसल सेल में। ये मसल सेल्स में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बन जाते हैं, और ये लैक्टिक एसिड के साथ 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन ये लैक्टिक एसिड कभी कभी किसी किसी जगह पे स्टोर हो जाते हैं लैक्टिक एसिड, और वो क्या करते हैं, क्रैम्प्स बनाते हैं। यानी जैसे हम लोग को देखते हैं कि मसल्स में अकड़न आना और दर्द रह जाना, ये इस तरह का प्रोसेस होता है। तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है, और ये धीरे धीरे 2-3 दिन में ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो ये किस कारण से होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो हम लोग को ऑक्सीजन का कमी हो जाता है उस कारण से ये होता है। नेक्स्ट है
ऑब्सेंस ई ऑफ ऑक्सीजन, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, ये किस में होगा? तो ये एनारोबिक रिस्पिरेशन में होगा। एनारोबिक रिस्पिरेशन यानी जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑप्शन ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, जैसे ईस्ट में, ईस्ट में क्या है, ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो वहाँ पे हो जाएगा एथेनॉल। उसमें क्या हो जाएगा, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगा, यानी 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसमें लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, और इसमें एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी भी रिलीज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। तो शुरू से हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग प्रोसेस से, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सभी में होता है, और ये यहाँ से क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ही होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। तो ये क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा और क्या बनाएगा, पायरूवेट। पायरूवेट बनाने के बाद ये फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट प्रोसेस में प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बनाता, रिलीज करता है, और दूसरे में लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो लैक्टिक एसिड और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और तीसरा आता है इसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है, और इसमें क्या बनाएगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करेगा। तो तीनों प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन तीनों का अलग अलग प्रतिशत परसेंटेज होता है। फर्स्ट में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, उसके बाद ये परसेंटेज दोनों में कम कम होता है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं एरोबिक और एनारोबिक के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। एरोबिक और एनारोबिक है क्या? एरोबिक रिस्पिरेशन यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, एक एरोबिक रिस्पिरेशन है। इसमें क्या होता है कि इस ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। दूसरा होता है एरोबिक में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जिसमें कि ऑक्सीजन अब्सेंट होता है, ये एनारोबिक रिस्पिरेशन है। नेक्स्ट, एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है कि अगर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। दूसरा ये कहाँ पे होगा, तो ये साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि ईस्ट क्या है, तो ये भी इसमें सेल्स होता है, सेल्स में कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। फिर एरोबिक में एंड ऑफ प्रोडक्ट क्या बनता है, तो इसमें बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। जबकि दूसरे ऑप्शन ऑफ में देखेंगे तो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ये एनारोबिक में होगा। फिर एरोबिक में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि एनर्जी ज़्यादा मात्रा में रिलीज होती है, और एनारोबिक में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें एनर्जी कम मात्रा में रिलीज होती है। तो यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक में ये हम लोग डिफरेंट भी देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोसेस। और इस प्रोसेस में क्या बनाएगा, तो इस प्रोसेस में ये एटीपी एनर्जी एटीपी के रूप में फॉर्म में स्टोर होती है, और ये कहाँ पे स्टोर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ये एटीपी के फॉर्म में स्टोर होने के बाद जब हम कोई भी लिविंग थिंग्स जब भी एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है तो एटीपी से ही वो एनर्जी को यूज़ करता है, चाहे वो ग्रोथ के लिए हो या मेंटेनेंस, बॉडी मेंटेनेंस के लिए हो या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए हो। और ये एटीपी क्या है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ये जो एटीपी है ये ब्रेक कर जाता है एडिनो ड्राइफॉस्फेट में, एडिनोसिन ड्राइफॉस्फेट में और फास्फोरस में। और दूसरा होता है, और ये एनर्जी रिलीज करता है, और दूसरा ये फॉर्म हो जाएगा कि जब ये एनर्जी बनाता है तो भी ये एडीपी प्लस फास्फोरस जुड़ने से एटीपी बनाता है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में ये एटीपी एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो पूरे प्रोसेस में हम लोग आज रेस्पिरेशन में ये देखें, तो ये आपका सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसमें हम लोग देखें आज एटीपी, एडीपी प्लस फॉस्फेट के कारण एटीपी बनता है, और ये एटीपी वापस जब ब्रेक डाउन करता है तो एटीपी फिर उसी फॉर्म में यानी एडीपी प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एनर्जी कितना रिलीज होता है, तो 30.5 kg पर जूल में रिलीज होता है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर रिस्पिरेशन का एंडिंग करते हैं, और आगे हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे।
आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।